अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तां। इस वक्त हर शख्स के जहन में यही सवाल है कि चंद माह बाद जब इन असम्बलियों की आईनी मुद्दत मुकम्मल होगी तो क्या होगा। हालात से तो लगता है कि इंतखाबात नहीं होंगे। इंतखाबात कब होंगे, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। इस वक्त तमाम तर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स उनको अपनी अपनी पड़ी हुई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बार बार एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी चीफ से मुज़ाकरात के मुतालबात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मुझे एक मौका देना चाहिए। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन तो ये भी है कि चेयरमैन पीटीआई को अगर मुज़ाकरात का मौका मिलता है तो उनके पास एस्टैब्लिशमेंट या ताकतवर हलकों को देने के लिए क्या है, क्योंकि जिस वक्त वो मुज़ाकरात की बात कर रहे थे तो उस वक्त वो इस पोजीशन में थे कि वो बार्गेनिंग कर सके, क्योंकि जब मुज़ाकरात होते हैं तो कुछ लो और कुछ दो की बात होती है। उस वक्त ऐसी पोजीशन थी कि या तो कुछ वो दे सकते थे और उसके बदले में उन्हें कुछ दिया जा सकता था, कुछ ले सकते थे, को बार्गेन पोजीशन के अंदर थे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल उनके हाथ से ऐसे निकली है कि अब अक्टूबर नवंबर में भी इंतखाबात होते नहीं दिखाई दे रहा है। पीडीएम इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों की अपनी अपनी राय है। मौलाना फजलुर रहमान इससे पहले इंतखाबात के बारे में कह चुके हैं। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ये कह चुके हैं कि इंतखाबात तो तब होंगे जब वो चाहेंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम तर सियासी अकाबरीन से जब पूछा जाता है कि इंतखाबात कब होंगे तो कम अज कम वो ये नहीं कहते कि इंतखाबात अक्टूबर में होंगे, बल्कि हर एक की अपनी डेट की मस्जिद है। और अक्टूबर से मुताल्लिक वो ये कहते हैं कि इंतखाबात का वक्त तो असल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देना है। नून लीगी रहनुमाओं के इस हवाले से क्या तासुरात है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने। इलेक्शन कमीशन अगर अभी तो सूरत हाल ऐसी नहीं है कि उस पर बात की जाए कि वो जो सेंसस है वो नोटिफाई हुआ है या वो कब होगा, और नोटिफाई होने के बाद जाहिर है फिर उसके मुताबिक होने हैं। ये तो पता नहीं किसी को पता है इस मुल्क में कि इलेक्शन कब होगा भी या नहीं होगा, ये मैं तो नहीं जानता। पता नहीं इलेक्शन कराने वाले भी जानते हैं कि नहीं, या जिन्होंने फैसले दिए उन्हें भी मालूम है कि नहीं। बरसरे इक़्तिदार नून लीग के साथ हुकूमत में शामिल दीगर दो बड़ी जमातें भी इलेक्शन से कतराती हुई दिखाई देती हैं। मौजूदा सियासी बिसात के सबसे अहम खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी तो इलेक्शंस ना होने के हवाले से इतने पुरुमीद है कि कहते हैं कि 2 माह में इलेक्शंस कराना उनके बस की बात नहीं है। इलेक्शंस तो तब होंगे जब वो चाहेंगे। दूसरी तरफ पीडीएम सरबराह की हैसियत से मौलाना फजलुर रहमान भी ये समझते हैं कि इलेक्शंस का फैसला नहीं हुआ और ये फैसला तब होगा जबकि रजामंदी और मुशावरत होगी। इस इलेक्शन में अब सबसे बड़ा तीसरा फरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है और उनकी मंशा भी वही होगी जिसके साथ वो मुस्तकबिल में इत्तेहाद करेंगे, क्योंकि इत्तलात यही है कि इस नई कायमशुदा पार्टी के ज्यादातर अरकान किसी न किसी बड़ी जमात के साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं। जहांगीर तरीन की लंदन यात्रा भी इस मंसूबे का पेशखैमा महसूस होती है। सानहा 9 मई से कबल तहरीक इंसाफ इस सारे मामले की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर थी, लेकिन एक गलती ने उन्हें सियासत का उज़्वे मुअत्तल बना दिया है, इसलिए उनकी राय की कोई अहमियत दिखाई नहीं दे रही। हाँ, एक बात तय है कि जैसे इस ख्याल को तक़वियत मिलेगी, पार्टी के साथ तहरीक इंसाफ का वोटर भी ख्याल बदल रहा है, तो इलेक्शंस की कोई फौरी राह निकाली जा सकती है। फिलहाल तो बानी तहरीक इंसाफ इल्जामात के साथ साथ मिन्नत तरलो की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वो रोज़ कौम से खिताब कर रहे हैं, रोज़ ही मुक़्तदरा से रहम की भीख मांग रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल करीब में उन्हें कोई भी सहूलत मैसर आने का इम्कान नहीं है। हुकूमत में शामिल जमातों को यकीन है कि अगले इलेक्शंस की हद तक पीटीआई का खतरा टल गया है। चुनांचे हुकूमत में शामिल जमातें अपनी रवायती सियासत की तरफ लौट रही हैं। यूं तो पीपल्स पार्टी और नून लीग में सर्द जंग पहले दिन से जारी थी, लेकिन अब वो गर्म होती दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों जमातों को यकीन है कि अगले इलेक्शंस में मुकाबला उन दोनों का होना है। अब तक सूरत हाल ये है कि सिंध मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी के सपुर्द है, पंजाब नून लीग के सपुर्द है, खैबर पख्तूनख्वा अमलन जेयूआई को ठेके पर दिया गया है, पख्तूनख्वा में अमलन गवर्नर राज नाफिज है, मुबैना तौर पर अमलन पुलिस और ब्यूरोक्रेसी की तैनातियां गवर्नर अकरम खान दुरानी की मर्जी से हो रही हैं। मंदर बांट का लामुतनाही सिलसिला भी जारी है। यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जेयूआई के अलावा बाकी इत्तेहादी अब उंगलियां उठा रहे हैं, शिकवा कुना है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत जेयूआई से नाला दिखाई देती है और अपनी पार्टी के सरबराहों से गाये बगाए शिकायत भी कर रही है। ये मामला अभी तक ड्राइंग रूम की जीनत है, लेकिन चंद ही राहदारियों और चौक चौराहों तक चंद ही रोज में आने की पेशगोई भी की जा रही है। इसके अलावा नून लीग और पीपल्स पार्टी में चेयरमैन पीसीबी की सीट को लेकर भी इब्तदाई कशमकश शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। पीपल्स पार्टी अपनी उसूली मौक़िफ़ पर डटी हुई है। उनकी नज़र में अगर ये वजारत उनके हिस्से में आती है तो इस सीट पर भी उन्हीं का मंजूर नज़र फ़र्द बराजमान होगा। चेयरमैन पीसीबी के हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, उसकी एक झलक भी आप है। मामला जो है, एक चीज क्लियर है, एक जो पार्टी लाइन की पॉलिसी है और जो लीडरशिप की तरफ से एक लाइन मिली गई है वो क्लियर है। उस पर ज़काशा साहब नंबर 1, ज़काशा साहब नंबर 2, ज़काशा साहब नंबर 3, ज़काशा साहब। तीनों सूबों में होने वाली इब्तदाई महाजराई अगले माह तक शदीद होने के खदशात भी मौजूद हैं, लेकिन इन खदशात के बावजूद
तमाम फरीकैन आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर कराने पर हिचकिचाहट का शिकार दिखाई देते हैं। या सादा सा सवाल यह है कि सबसे बड़े सियासी हरीफ के आउट होने के बावजूद भी इंतखाबात में दिलचस्पी ना लेने के पीछे क्या मुहर्रकात है? इलेक्शंस मुलतवी होते हैं या कुछ टाइम आगे जाते हैं, इसकी क्या राह निकाली जाएगी? पीपल्स पार्टी हर तरफ कामयाबियां समेट रही है, सिंध में उसके स्टेक्स मुकम्मल तौर पर महफूज दिखाई देते हैं। इसके बावजूद उनकी हिचकिचाहट के पीछे क्या वजूहात हैं? एक बहुत बड़ा जो रीज़न है वो इकॉनमी भी बताई जा रही है। ये PMN लेड कोलिशन, उसको बयानिया भी चाहिए। ये नैरेटिव बिल्डिंग की जंग भी है कि तो क्या बयानिया मिल पाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इन सारे सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सीनियर साफी तजियाकार सुहेल ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल बड़ाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, चेयरमैन PTI एस्टैब्लिशमेंट या आर्मी चीफ से बार बार मुज़ाकरात के मुतालबे करते हैं। आपके नज़दीक इस वक्त चेयरमैन PTI के पास एस्टैब्लिशमेंट या आर्मी चीफ को देने के लिए कुछ है? क्योंकि इससे पहले तो जब वो मुज़ाकरात की बात करते थे तो उस वक्त इस पोजीशन में थे कि वो एहतजाज कर रहे थे, वो पावरफुल दिखाई दे रहे थे, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन सानिया 9 मई के बाद जब वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो अब उनके पास एस्टैब्लिशमेंट या फौज को या फिर पावर्स दैट बी को, कुछ भी कह लें, उनको देने के लिए क्या है सर? मेरा ख्याल है कि PTI को पहले तो ये करना चाहिए कि जो लोग वायलेंस में 9 मई की वायलेंस में मुलव्वस थे उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। ये एक CBM होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगी, एस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से मुज़ाकरात की। बड़ी पार्टी है, इसको इस तरह की कुर्बानी देनी चाहिए। एक तो पार्टी के अंदर ये मैसेज जाएगा कि आइंदा वायलेंस की लिमिट क्रॉस नहीं करनी, आइंदा पॉलिटिक्स ही करनी है। और दूसरा, इमरान खान साहब जो हैं वो साफ़ सुथरे हो जाएंगे, धुले धुलाए हो जाएंगे कि देखें मैं तो आखिरी हद तक गया हूँ, मैंने वो बंदे भी निकाल दिए हैं। दो ये चीज़ लेट हो गई है, लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि ये वाहिद रास्ता है। मैं सर यही आपसे जानना चाह रहा था कि डोंट यू थिंक कि चेयरमैन PTI और PTI ने एक्सप्रेस ट्रेन मिस कर दी है सर? कि PTI जो है ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा वायलेंस से कोई तल्लुक नहीं। आपको नहीं लगता कि चेयरमैन PTI और PTI ने एक्सप्रेस ट्रेन मिस कर दी? आपको याद होगा जब जज साहिबा से मुतालिक नाजेबा रिमार्क्स दिए थे, बार बार अदालत कह रही थी कि आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लें, अपॉलॉजी उस वक्त भी नहीं हुई थी। तो अब भी यही हुआ कि अब भी वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने किया, बल्कि वो खुद इसका इल्जाम भी एजेंसीज के ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर लगा रहे हैं सानिया 9 मई के हवाले से। और एक ट्वीट भी उन्होंने रिसेंटली की। तो ये तो मामला खत्म हो गया सर। अब मुज़ाकरात अगर उन्होंने करने हैं तो किस बेस पे करेंगे सर? मतलब क्या है उनको उनके पास एस्टैब्लिशमेंट को देने के लिए? क्योंकि आज से पहले तो इस पोजीशन में शायद थे, वो प्रेशर भी माउंट कर रहे थे, आज तो कोई प्रेशर नहीं है उनका। मेरा अब भी यही ख्याल है रेहान साहब कि देखें, जो पॉलिटिकल पार्टी है, पहले अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, जो एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है, उसको पीसफुल तो साबित करें। देखिए, अगर ये वायलेंट पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे ये कहेंगे कि मैं दबा लूँ, मैं प्रेशर डाल लूँ, तो वो तो नाकाम हो गया वो हरबा। पहले पीसफुल प्रोटेस्ट जो जितनी देर करते रहे उतनी देर वो हरबा कामयाब रहा। जब ये वायलेंस की हदूद में चले गए तो गलती कर गए। अब इन्हें उस गलती से वापस आना है, और इतने जो इनके लाखों करोड़ों वोट हैं उनके लिए इन्हें चाहिए कि अपनी उस गलती का मुदावा करें और ये कहें कि जिन लोगों ने ये लिमिट क्रॉस की है, जो इनका मौक़िफ़ भी है कि मैंने तो ये नहीं कहा था कि जाके वायलेंस करें, तो अगर आपने नहीं कहा और उन्होंने खिलाफ वर्जी की है तो उनको पार्टी से निकालें और उनको, ताकि उनको सज़ाएँ हों और वो सज़ा भुगतें, ताकि आइंदा कोई ऐसा इकदाम ना करे। आपको लगता है कि वापसी का रास्ता है या मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे? जी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं सर कि आपको लगता है कि अभी भी उनके लिए वापसी का रास्ता है या फिर मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए? नहीं, वापसी का रास्ता मुमकिन है जितनी देर तक उनके पास वोट बैंक है, उनकी अहमियत है, और कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके वोट बैंक जो है, जो आम आवाम है, जो लोग हैं, वोटर हैं, उनके साथ तो किसी की दुश्मनी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान को, देखिए, पाकिस्तान जो है वो जिस तरह का मुल्क है, जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट भी है, जहाँ पे हुकूमत भी है, जहाँ अपोजिशन भी है,
जहां आपने सारी इन नज़ाकतों को मद्देनज़र रखना होता है। लीडर का काम ही ये होता है कि आप इन नज़ाकतों को मद्देनज़र रखें। वो इन नज़ाकतों को मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो पॉलिटिक्स कैसे करेंगे? वो अकेले तो पाकिस्तान के लीडर नहीं है ना, यहाँ PDM भी है, यहाँ फ़ौज भी है, यहाँ जो है आपको बाकी चीज़ें जो हैं उनका भी ख्याल रखना है। उनसे गुजर के ही आपको इक़्तिदार मिलता है। भुट्टो साहब भी ऐसे ही इक़्तिदार हासिल किया था, नवाज़ शरीफ ने भी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी बिल आखिर फ़ौज से मुज़ाकरात किए थे और उनको इक़्तिदार मिला था। 3 वफाकी वज़ीर जो थे वो एस्टेब्लिशमेंट के नॉमिनेटेड थे, साहबजादा याकूब, VA जाफरी और एक और। तो ये 3 जो बंदे थे वो उन्हें अपनी कैबिनेट में लेने पड़े थे। तो जब तक आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के नहीं चलते तो आपको इक़्तिदार नहीं मिल सकता। लेकिन सुहेल वड़ाई साहब, यहाँ तो चेयरमैन PTI का जो केस है वो फौजी अदालत में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हुकूमत भी इसी का इद्दिया दे रही है, पार्लियामान ने करारदाद भी मंजूर कर दी है और ये लेजिटिमेसी दे दी है पाक फौज को कि वो फौजी एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई चलाए। और मुकदमा अगर वहां चलेगा तो आपको नहीं लगता कि प्रैक्टिकली तो पॉलिटिक्स से आउट हो जाएंगे चेयरमैन PTI, जितना भी वोट बैंक है? ये दुरुस्त है, लेकिन मैं चाहता हूं कि रिड्रेसल हो जाए। अब भी वापसी का रास्ता, सुलझाव का रास्ता मौजूद है। ये तो नहीं है कि पाकिस्तान की जो आधी आबादी है उसके जो नुमाइंदे हैं, जो तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, उनको बिल्कुल ही रिडंडेंट कर दिया जाए। ये भी मुनासिब नहीं होगा। मुनासिब यही है कि उन्हें ये समझाया जाए कि आप वायलेंट जो आपने इक़दाम किए हैं जो गलत थे उससे वापस आएँ और पॉलिटिक्स करें। और पॉलिटिक्स भी वो करें जो तीसरी दुनिया की पॉलिटिक्स होती है। आप पहली दुनिया की पॉलिटिक्स तो यहाँ नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ पॉपुलर हूँ तो बस मुझे इक़्तिदार मिल जाए। यहाँ तो देखें, मकबूलियत और कबूलियत दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आप मकबूलियत अगर है, आपकी पीपल्स पार्टी की 11 साल मकबूलियत रही, उसको नहीं इक़्तिदार मिला 1977 से लेकर 88 तक, और जब ज़ियाउल हक इस दुनिया से चले गए फिर इक़्तिदार मिला, तो फिर इंतज़ार करें। मकबूलियत जो है वो फौरी तौर पर तो इक़्तिदार नहीं दिलाई, उसके लिए फिर इंतज़ार करना पड़ेगा लंबा। एक दिन मिल जाएगा लेकिन लंबे इंतज़ार के बाद। लगता है कि उस लंबे इंतजार के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि कबूलियत PTI के लिए तो हो सकती है, चेयरमैन PTI के लिए कबूलियत दिखाई नहीं दे रही। एक ऑप्शन लेके रिपोर्टेडली शायद कुरैशी भी गए थे, और वो ये है कि चेयरमैन PTI आए के खुद जरा डिस्टेंस पे हो जाए, दूर हो जाए और किसी और को क़यादत सौंप दें। वो इसके लिए भी तैयार होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बज़ाहिर लगता यही है कि वो शायद सोच रहे हैं कि अगर अभी मैं पीछे हट गया तो मेरी सियासत में तो मजीद 5-10 साल ही बचे, इससे ज़्यादा तो मेरे पास भी वक्त नहीं। देखें रेहान तारक साहब, हमारे सामने मिसालें हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने मखदूम अमीन फ़हीम को जो है वो चेयरपर्सन बना दिया पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का, पार्टी बचा ली, अपने एक ट्रस्टेड आदमी को दे दी। उस वक्त मुश्किल हालात थे, नहीं पीपल्स पार्टी को अलाउ किया जा रहा था बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी को, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन रजिस्टर करा के उसके ज़रिए इलेक्शन में आ गई, वही पीपल्स पार्टी थी। इसी तरह आप याद करें कि नून लीग का जो सरबराह है वो जावेद हाशमी भी रहे हैं, ख्वाजा ज़फ़रुल हक भी चेयरमैन रहे हैं, शहबाज शरीफ भी रहे हैं। ये तीनों जो थे उस वक्त काबिल कबूल थे और नवाज़ शरीफ काबिल कबूल नहीं थे। तो ये सारी स्ट्रेटजीज़ लचक होनी चाहिए। पॉलिटिक्स के अंदर अगर आप लचक नहीं दिखाते तो आप कुचले जाते हैं। तो यही हम चीज़ बड़ी देर से देख रहे थे कि अगर इसी तरह अटके रहे, एक ही जगह खड़े रहे, तो लचक ना दिखाई तो रौंदे जाएंगे। तो वही हुआ बदकिस्मती से कि उनकी जो ये ज़िद थी और उनके लीडर्स, उनके जो वर्कर हैं, उनके अंदर ये ना समझने की सलाहियत कि सियासत कहाँ ख़त्म होती है और वायलेंस कहाँ शुरू होती है, इसने उन्हें मरवा दिया है। लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि उनको मार नहीं देना चाहिए, उनको दफन नहीं कर देना चाहिए, उनको ज़िंदा रहने का हक़ है, उनके लिए भी वोट का दरवाज़ा खुला है और उसके लिए को ये वापस आने का हक़ दिया जाए। उसको ये वो जो वायलेंट लोग हैं उनको पार्टी से निकाल दिए जाएं और पाक साफ़ हो जाएं। और पहले भी कई लोग पाक साफ़ होके पॉलिटिक्स करते रहे हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अल जुल्फ़कार से अलहदगी का ऐलान किया, हालांकि उनके दो भाई जो थे वो अल जुल्फ़कार को चला रहे थे, और उसके बाद देखें उन्होंने जमहूरी पॉलिटिक्स की। नहीं, लेकिन सुहेल वड़ाई साहब, सवाल यही है ना कि क्या ये तरीका अडॉप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आपको खान साहब? क्या वो अपने आप को PTI से डिस्टेंस कर सकते हैं?
क्या वो चेयरमैन पीटीआई किसी और को अनाउंस कर सकते हैं, वो शाह महमूद कुरैशी हो या कोई और हो? क्योंकि पीटीआई के कुछ लोग अभी भी बाहर हैं, असद उमर हैं, परवेज खटक हैं, असद कैसर है, उनके साथ वो सख्त रवैया नहीं बरता गया। शाह महमूद कुरैशी इवन वो सख्ती नहीं हुई जो बाकी लोगों से हुई, और ना ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका आया। तो आपको लगता है कि खान साहब अभी भी वो सैनिटी प्रिवेल करेगी और किसी और को मौका दे देंगे? शायद सैनिटी तो प्रवेल ना करे, मजबूरी प्रवेल करे। हो सकता है कि उन पे दबाव पड़े तो वो मानने पे तैयार हो जाएं, जिस तरह दबाव पड़ रहा है। शायद वो खुद तो अपनी समझ के मुताबिक ये ना करें, लेकिन मजबूरी में उन्हें करना पड़ेगा। जिस तरह लोग छोड़ के जा रहे हैं और उनकी क़यादत को भी ख़तरा है, उनकी पार्टी को भी ख़तरा है, उनके वोट बैंक को भी ख़तरा है, तो इसलिए हो सकता है कि वो उन्हें मजबूरी में लचक दिखानी पड़े। सर, सेकंड इन कमांड कौन होगा? शाह महमूद कुरैशी हो सकते हैं, क्योंकि हमने चौधरी परवेज इलाही साहब का भी स्टेटमेंट सुना, वो कहते हैं मुझे भी मौका दे, मैं भी बात करना चाहता हूं। वो बात तो करना चाहते हैं, लेकिन लग ये रहा है कि उनके लिए कोई क्वेश्चन मौजूद नहीं है ताकतवर हलकों के पास। देखिए, जिस पे भी वो एतमाद समझते हैं, मेरा ख्याल है कि जो भी उनका बाएतमाद है, उन्हें आज़ादी होनी चाहिए कि जिस पे वो एतमाद करते हैं, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हैं, परवेज़ इलाही हैं, परवेज़ खटक हैं, कोई भी जिस पे भी एतमाद करते हैं उसको नॉमिनेट कर दें। मेरा ख्याल है कि कोई हर्ज नहीं है। उनको ये हक़ होना चाहिए कि अपनी मर्ज़ी का बंदा लाएं और बाएतमाद बंदा लाएं। बेशक सर, फ्रैंकली स्पीकिंग, परवेज़ इलाही का सियासी मुस्तकबिल क्या है? परवेज़ इलाही साहब ज़ाहिर है पीटीआई के साथ इसलिए मिले हैं कि उनका वोट बैंक है और उनको उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री का वादा भी किया था, चीफ मिनिस्टर बनाया भी था। लेकिन दूसरी तरफ ज़ाहिर है पीडीएम को ये गुस्सा है, कि पिछली दफ़ा इन्हें हमने चीफ मिनिस्ट्री ऑफ़र की लेकिन ये पीटीआई के साथ चले गए, तो उसी की सज़ा भुगत रहे हैं। और अभी सर, ये एक नौमौलूद पार्टी है इस्तेहकाम पाकिस्तान, जिसके जो पेटन इन चीफ हैं जहांगीर तरीन साहब लंदन चले गए और रिपोर्टेडली मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात भी मुतवक्के है। ये भी आपको कोई वो एक मेजर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर के तौर पर उभरती हुई दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, ये एक नई किंग्स पार्टी हो सकती है, इसको एस्टेब्लिशमेंट की लाडली पार्टी कहा जा सकता है, लेकिन जितनी देर तक इसका वोट बैंक ना हो, कोई नैरेटिव ना हो, उतनी देर तक ये क्या करेंगे। अभी ना इनके पास नैरेटिव है, ना इनके पास वोट बैंक है, तो इसलिए अभी इनकी कोई पोजीशन नहीं है, अभी सिर्फ नाम है। ये फायदा किसी को पहुंचा सकते हैं? या तो पीटीआई का वोट बैंक चाहिए, या तो पीटीआई का वोट बैंक चाहिए, या नून लीग का वोट बैंक चाहिए। नून लीग तजर्बा कर चुकी है। नून लीग ने पिछली दफ़ा 15 हलकों में तरीन साहब के लोगों को जो टिकट दिए थे वो 15 के 15 हार गए थे, इसलिए वो तजर्बा नाकाम रहा। मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग वो दोबारा तजर्बा करेगी कि अपने लोगों को दबा के इनको टिकट दे। और मेरा ख्याल है कि दूसरा जो है, पीटीआई के लोग ज़ाहिर है इन्हें गद्दार समझते हैं, वो भी इन्हें वोट नहीं देंगे। तो इन्हें जब तक या तो ये पीटीआई को एज ए बंडल, एज ए पूरा पैकेज पीटीआई को अगवा कर लें, जिसकी ज़ाहिर है इनकी सोच है कि पीटीआई का वोट बैंक भी हमारे पास आ जाएगा, पीटीआई की क़यादत भी हमारे पास आ जाएगी माइनस इमरान। लेकिन ये अभी बड़ा मुश्किल लग रहा है, इनका जो अज़ाइम है ये पूरे होते हुए नहीं लगते। देखिए सुहेल साहब, बहुत सारी चीज़ें अभी बहुत मुश्किल नज़र आ रही हैं। इकोनॉमी भी एक प्रॉब्लम है, जो रीअलाइनमेंट है, पोल शिफ्टिंग, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। किसने कहाँ जाना है, ये जोड़ तोड़ की जो सियासत जिसको कहते हैं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ऐसे में इतना सब कुछ अभी रिमेनिंग है, वो जिसे कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है, तो आपको लगता है कि अक्टूबर या नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे ये अधूरे मंजरनामे को देखकर? रेहान तारक साहब, अभी तो नहीं लगता। अगरचे मेरी ख्वाहिश है कि अक्टूबर में ही इलेक्शन हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, जो अमली तौर पर इस वक्त नज़र आ रहा है ग्राउंड पर, उसमें नहीं लगता कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। तो क्या लग रहा है सर, वही होगा फिर जैसे केयर टेकर सेटअप आ गया पंजाब के अंदर, केपी के अंदर, और वो चलता गया, वहाँ भी एक कोई केयर टेकर सेटअप आएगा और केयर टेकर्स यानी निगरान ही लेकर चलेंगे सिस्टम को आगे? मेरा ये ख्याल है कि ये हुकूमत तो चली जाएगी, क्योंकि एक्सटेंशन मुझे होती हुई नहीं लगती। निगरान आएंगे, लेकिन निगरानों को एक्सटेंडेड टाइम मिलेगा। वो टाइम कुछ 6 महीने का होगा सर, 6 महीने का, साल का, कितनी देर तक? आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? ये नहीं पता जी, जब तक इकॉनमी ठीक नहीं होती, जब तक मुतमईन नहीं होती, ये नहीं पता। लेकिन बहरहाल ये अच्छा नहीं होगा
ना मुल्क के लिए, ना कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ना जमहूरियत के लिए। लास्टली सुहेल वड़ाई साहब, फिर तो बहुत अच्छा होता खान साहब के लिए उस वक्त जब मुज़ाकरात हो रहे थे, मान लेते, वो कहते ठीक है 8 अक्टूबर नहीं आप 8 नवंबर को कराएं, मैं मानने को तैयार हूँ। इसका मतलब तो ये कि उस वक्त बारगेनिंग पोजीशन थी, वो चांस मिस कर दिया है, वो तो मौका चला गया, वो दोबारा वापस आता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी ठीक है, लेकिन फिर भी मौके देखे, पॉलिटिशियंस को मुज़ाकरात करते रहना चाहिए। ये कोई बात नहीं कि ये मौका खो गया और दोबारा नहीं आना चाहिए। दोबारा भी अगर नून जो है वो ताकत की पोजीशन पे भी चली गई है और पीटीआई कमज़ोर भी हो गई है, तब भी मुज़ाकरात होने चाहिए। पहले नून जो है वो कमज़ोर पोजीशन में थी, तब भी हम कहते थे मुज़ाकरात होने चाहिए, अब भी हम कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, यही वाहिद हाल है। लास्टली सर, लास्टली ये इत्तेहाद जो इस वक्त पीडीएम इत्तेहाद है, फिर साथ पीपल्स पार्टी भी है, पीडीएम में तो नहीं है लेकिन हुकूमती इत्तेहाद में शामिल है, ये इत्तेहाद आपको बरकरार रहता हुआ नजर आ रहा है या आपको लगता है अब बिखरने का वक्त हुआ चाहता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये बिखरेगा। इनके मफादात एक हैं, इनका दुश्मन एक है, इनका सियासी मुखालफत पीटीआई से है और इनकी कोई आपस में मफादात का टकराव नहीं है। पंजाब जो है वो नून का है, सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी का है, अपने अपने हल्का इंतखाब है। जनूबी पंजाब के अंदर थोड़े कंटेस्ट होगा, वहाँ देखिए आपस में मुकाबला कर लेंगे, कोई ऐसी बात। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे। पीपल्स पार्टी ने कराची में मैदान मार लिया है और तारीख रकम कर दी है। पहली बार कराची का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, लेकिन इंतखाब खासा मुतनाज़ हो गया है, जब इसको मानने को तैयार नहीं है। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। कराची मेयर के इंतखाब ने एक बार फिर मुल्क में मौजूद सियासी अफरा तफरी में इजाफा कर दिया है। पीपल्स पार्टी कराची बल्दियात में सिंगल लार्जर पार्टी बनकर उभरी है, जबकि जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ के साथ इल्हाक करके अपने नंबर्स पूरे किए। अब दोनों जानिब से मेयर कराची के लिए खींचातानी शुरू हुई, जिसमें पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी रहा है। पीपल्स पार्टी के मुर्जा वहाब 173 वोट लेकर मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं। आज मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब और जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ, जिसमें मुर्तज़ा वहाब को 173 वोट मिले, जबकि हाफिज नईमुर रहमान को 160 वोट्स मिले। इस तरह मुर्तज़ा वहाब 13 इजाफी वोट्स लेकर मेयर कराची मुंतखब हो गए। मेयर कराची की वोटिंग के लिए पीटीआई के 30 मुनहरिफ अरकान ने वोट कास्ट न करने का फैसला किया और वो पोलिंग स्टेशन नहीं पहुंचे। पीटीआई के फिरदौस शमीम समेत 3 अरकान को बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया। इस दौरान पोलिंग स्टेशन के बाहर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान जमा थे। पोलिंग स्टेशन के बाहर दोनों जमातों के कारकुनान ने शदीद नारेबाजी की। मेयर के इंतखाब के बाद हस्बे तवक्को वही तमाशा शुरू हो गया। जमात इस्लामी की जानिब से मेयर और डिप्टी मेयर के नताइज मुस्तरद कर दिए गए हैं। कल मुल्क यौम स्याह मनाने का ऐलान किया गया है। कराची का जेन्युइन मैंडेट रखने वाला मेयर बनेगा इंशाअल्लाह। जमात इस्लामी का मेयर बनेगा और इस मेयरशिप को कबूल नहीं किया जाएगा। अगर ये मैंडेट लेकर आते तो हमारी किसी की जात से कोई लड़ाई नहीं है, ना मुर्तज़ा वहाब से लड़ाई है, ना पीपल्स पार्टी के कारकुनों से लड़ाई है। और हमारी लड़ाई कराची के हक में है, पाकिस्तान के हक में है, सूबा सिंध के अवाम के हक में। जमात इस्लामी कराची ने मेयर का इलेक्शन दोबारा कराने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत भी लिख दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए खत के मुताबिक सिंध हुकूमत के चाको चौबन दस्तों ने पीटीआई के 29 अरकान को अगवा करके वोट डालने से रोका, लिहाजा इलेक्शन कमीशन इस फ्रॉड अमल को कलअदम करार दे और नया शेड्यूल जारी करे। खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का बुनियादी मकसद साफ और शफाफ इलेक्शन कराना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इंसाफ और शफाफ इंतखाबात कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। हमने हर मौके पर इलेक्शन कमीशन को खतूत के जरिए सिंध हुकूमत की गैर आईनी और गैर जमहूरी अमल के इकदाम से आगाह किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन हमेशा की तरह खामोश तमाशाई बना रहा। ये जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है। पीपल्स पार्टी सारी सूरत हाल पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किए, शर्जील मेमन क्या कहते हैं, जरा एक झलक आपको दिखाता हूँ। जो जीतने वाला होता है वो कभी लड़ाई नहीं करता, लड़ाई झगड़ा हमेशा हारने वाला करता है, जिसको पता होता है कि मेरी शिकस्त होगी। पीपल्स पार्टी ने अमन का मुजाहरा किया, लेकिन आज जमायत इस्लामी की तरफ से बसें भर भर कर गुंडे बुलवाए गए और उन्होंने वहाँ पे पथराव किया, मासूम वर्करों पे नारेबाजियां की और पुलिस पे भी पथराव किया। मैंने सुबह को भी कहा था जी पीसफुल इलेक्शन है, पीसफुल इलेक्शन के बाद इलेक्शन खत्म हो जाना है और सबने अपने अपने काम पे लगना है। जो जीते हैं उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो तरक्की के लिए काम करें, लोगों के मसाइल के लिए काम करें। जो हार गए वो अपनी शिकस्त कबूल करें और वो भी साथ तरक्की के लिए काम करें। इस मामले पर बात करने के लिए इस वक्त जमात इस्लामी के रहनुमा उसामा रजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम उसामा रजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जो कुछ मेयर के इंतखाब में हुआ, जमात इस्लामी यही एक्सपेक्ट कर रही थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कुछ हुआ है इसको तो कोई भी एक्सपेक्टेड नहीं कह सकता,
इसलिए कि जो जमहूरी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक एक रस्मी कार्रवाई थी। ये इंतखाबात का एक दूसरा मरहला था। जो असल अवामी राय आम्मा थी वो तो चेयरमैन्स के इंतखाब की शक्ल में सामने आ गई थी, जिसके नतीजे में जमात इस्लामी और PTI को 193 वोटों के साथ वाज़ेह बढ़तरी हासिल थी पीपल्स पार्टी और PDM के 173 वोटों के ऊपर। इसके बाद तो एक रस्मी कार्रवाई होनी थी, लेकिन आज का दिन जो मेयर कराची के इंतखाब का दिन था, कराची की सियासी तारीख़ में, जमहूरी तारीख़ में एक सियाह तरीन दिन इस एतबार से साबित हुआ है कि PTI के 30 मेंबरान को अगवा किया गया है, लापता किया गया है, जबरी तशद्दुद उनके ऊपर किए जाने की इत्तलात मिली हैं और उनको सामने नहीं आने दिया गया, और वो सामने खुद नहीं आए। उनमें से कोई भी फ़र्द सामने नहीं आ सका, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस बात का ऐलान किया कि जी PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, PTI के लोग वोट देना नहीं चाहते। भाई PTI के लोग वोट देना नहीं चाहते तो आप उनको सामने आने दें। नहीं, लेकिन उसामा रईस साहब दिखाई तो ऐसे ही दे रहा है कि PTI का मौक़िफ़ बयान करने वाले, और PTI के लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया। देखिए, PTI के लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया, जैसे आप तवक्को कर रहे थे कि शायद PTI के लोग पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, फिर डिफेक्शन क्लॉज लगेगी, इनका वोट काउंट नहीं होगा, डी सीट हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेयर कराची के लिए मुर्जा वहाब के पास जो 173 की अददी अक्सरियत थी वही हुआ, 173 वोट उनके पास है। सिर्फ ये हुआ है कि PTI ने आपके साथ जो वादा किया हुआ था वो वादा नहीं निभाया। नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। PTI के जो वोटर्स हैं उनको सामने नहीं आने दिया गया है, उनको अगवा किया गया है, उनको धमकियां दी गई हैं, उनको लालच देके खरीदा गया है, और वो खुद आके ऐलान करते हैं ना। सवाल ये है कि जो मेंबरान हैं वो PTI के हैं और ऐलान पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं। अच्छा, जमात इस्लामी के फॉरवर्ड ब्लॉक 130 वोट थे, PTI का बना है, 130 के 130 पीपल्स पार्टी वाले बता रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन साहब गया के है। पलड़े में वोट डाला है। आपको 130 पूरे थे आपके नंबर? मैं PTI के मेंबरान की बात कर रहा हूं कि PTI के मेंबरान अगर लापता है या सामने नहीं आए या वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया है तो पीपल्स पार्टी कौन होती है जो PTI के बारे में बताएगी? नहीं, वो मैं खुद तो सामने आएंगे ना। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आपका 130 का नंबर पूरा था? 100%। आपके 130 लोग पूरे थे, और फिर अगर 130 आपके पूरे थे तो इसका मतलब PTI के 30 लोगों ने आपको वोट दिया है। PTI के 30 लोगों ने वोट दिया है जो वहां मौजूद थे, 100% लोगों ने वोट दिया है। और बाकी 33 लोग ऐसे हैं जो मौजूद नहीं थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, लेकिन आज से पहले उनमें से जी एक साहब मौजूद थे, फिरदौस शमीम नकवी साहब। वो चूंकि सूबाई असेंबली के मेंबर हैं तो उन्होंने वोट नहीं दिया। एक का वोट जो है वो कोर्ट ने स्टे दे दिया, इस तरह से 2 वोट वो कम हो गए। उनके कुल 30 वोट थे वो जो वहां पे नहीं पड़ सके। तो अब आपके पास क्या रास्ता है? मतलब आपने कहा कि तीनों किस्म के ऑप्शंस, पहले इलेक्शन कमीशन जाएंगे, फिर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, फिर सड़कों पे आने का ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन कहां से रिलीफ लेंगे अब आप? देखिए, पीपल्स पार्टी के इस जमहूरियत दुश्मन, कराची दुश्मन, अवाम दुश्मन तर्ज अमल के खिलाफ हमने पूरे मुल्क में कल यौम सियाह का ऐलान किया है। जितने भी जमहूरी और कानूनी ज़राए हैं उन सबको बरूए कार लाएंगे। ये कराची के अवाम के मैंडेट पर जो है वो जबरी कब्जा किया गया है। 9 लाख लेने वाली पार्टियों को हरा दिया गया, 3 लाख वाले जीतकर जो है वो इस शहर के मेयर बन रहे हैं। तो ये शहर कबूल नहीं करेगा इसको। तो PTI के लोग इस एहतजाज में आपके साथ होंगे? मेयर का इलेक्शन तो जीत लिया है, पीपल्स पार्टी ने मेयर का इलेक्शन तो जीत लिया है, लेकिन कराची की आवाम के आंखों की नजरों में वो बहुत बुरी तरह गिरे हैं। और मैं तो ये बात कहूंगा कि गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। उसामा रईस साहब, जो PTI के लोग हैं वो भी इस एहतजाज में आपके साथ होंगे, क्योंकि आपका क्लेम यह है कि PTI के लोगों को उन पर जबरी तशद्दुद किया गया है, उनको रोका गया है। तो क्या PTI भी एहतजाज कर रही होगी? PTI के जो लोग भी एहतजाज में, ये तो हमने जमात इस्लामी का एहतजाज इसको अनाउंस किया है, उसमें अगर PTI के लोग शरीक होंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये कंसर्न तो PTI का होना चाहिए ना कि हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है या जबरी तशद्दुद किया गया है। ये तो एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस वाला आपके बकौल ये मामला है ना, तो फिर तो ये PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जमात इस्लामी से ज़्यादा। नहीं तो PTI इसका फैसला करेगी, हम तो अपनी पार्टी के फैसला करेंगे ना भाई। लोग PTI के छुपाए गए हैं, गायब किए गए हैं, एहतजाज जमात इस्लामी कर रही है।
नहीं, हमारा इत्तेहाद है उनसे, हमारे वोटर थे वो। लेकिन कुछ ऐसी हमारा बातें उन्होंने mandate पीपल्स छीना गया, पार्टी के लिए भी कराची की का थी। मैंडेट उनके पास था। देखिए, ये तो बड़ा फॉरवर्ड शत्रुन ब्लॉक तो माना आज से गया। 2 रोज पहले मंजर आम पर आ गया था और उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड थे कि वो कह रहे थे कि हाफिज forward नईमुर रहमान block को नहीं वोट है। नहीं देंगे। देखिए, मैं जो फॉरवर्ड ब्लॉक का जिसको सरबराह बनाया गया वो फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, लापता ब्लॉक है। उसमें जिनको उनका सरबराह बनाया गया उनकी 3 वीडियोस आई हैं। पहली वीडियो में उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं पता कि अब मेरे ऊपर इतना प्रेशर है कि आइंदा मेरे साथ क्या होगा, लिहाजा पहले से वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मुत्तला कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर कितने प्रेशर थे। उसके बाद दूसरी वीडियो जो है वो उन्होंने जारी की है कि जी हमने एक ब्लॉग बना लिया और हम जो है वो वोट नहीं डालेंगे और हम फलाएं। ये भी वही बता रहे हैं। और चैनल्स भी सिर्फ 2 बुलाए गए। भाई सारा मीडिया क्यों नहीं बुलाया गया, सारे लोगों को क्यों नहीं सामने लाया गया? इसमें तो इसकी तो अगर कोई इसकी इलेक्शन कमीशन में अगर थोड़ी जान हो और थोड़ा ज़मीर हो तो वो तो इसकी तहकीक करके बताएं कि साहब, आपके पास अब लीगल रेमेडी क्या है, क्या प्ली लेंगे अब आप? देखिए, इसमें मुर्तज़ा वहाब साहब के पास के खिलाफ, बल्कि इस इंतखाबी एक्ट के खिलाफ मुर्तज़ा वहाब भी कहना सही नहीं है हमारे लिए, वो भी जो है वो मोहतरम है। जो इंतखाबी एक्ट उन्होंने अनाउंस किया है इलेक्शन के दौरान कि जिसके ज़रिए बाहर से कोई आदमी जो है वो इलेक्ट हो सकता है या कोई पैराशूटर जो है ऐवान में आके जो है वो मेयर बन सकता है, ये खिलाफ कानून है, खिलाफ ज़ाब्ता है। हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जो है अंडरटेकिंग ले ली है इनके जो भी अटॉर्नी हैं उनसे, गवर्नमेंट के, कि जी अगर हम इसकी समाअत करेंगे और अगर ये शवाहिद सामने आए कि कानून की खिलाफ वर्जी की गई है तो फिर ये पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। दूसरे ये कि हम जमहूरी ज़राए से जितने स्ट्रीट पावर है, जमहूरी एहतजाज है, वो सब बरूए कार लाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम जो है इस कराची के मैंडेट के ऊपर इस तरह से शबखून मारने को कबूल नहीं करेंगे, न कराची के अवाम इसको कबूल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उसामा रज़ी साहब जमात इस्लामी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। कराची का सियासी तूफान तो थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वाइपर जॉय थमा है या ख़तरा बरकरार है, इस पर बात करेंगे। और ख़ासतौर पर वाइपर जॉय का मुकाबला मीडिया के साथ भी है। मीडिया कैसे मुकाबला कर रहे हैं इस ब्रेक में। तूफान वाइपर जॉय कराची से रुख मोड़कर केटी बंदर और भारतीय गुजरात की तरफ जा रहा है और किसी भी वक्त ये इन दोनों साइलों से टकरा जाएगा। अब तक अंदाजों के मुताबिक हम इन भारी नुकसान से महफूज हो गए हैं जिनके मुतालिक इब्तदा में अंदाजे लगाए गए थे। यानी अल्लाह ताला ने को ख़ास करम किया है। यहाँ सवाल ये है कि आज वाइपर जॉय से तो बच गए हैं, लेकिन दिन ब दिन बदलते मौसम और इसकी सूरत में हर दूसरे माह नई पैदा होने वाली आफत के लिए हम किस कदर तैयार हैं, हमारी प्रिपेयर्डनेस के ऊपर बहुत सारे सवाल। इस सादे से सवाल का जवाब भी इंतहाई सादा है और मुख्तसर सा है कि हम किसी भी हकीकी मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से नबरदाज़मा होने की सलाहियत नहीं रखते। हमने इस मुल्क को अल्लाह के सुपुर्द कर रखा है, क्योंकि हमारा मानना है कि ये मुल्क अल्लाह के नाम पर वजूद में आया और वही इसकी हिफाजत करने वाला है। अलबत्ता हमारे यहाँ और हमारे पड़ोसी मुल्क दोनों में रिवायती और गैर रिवायती मीडिया यानी सोशल मीडिया के जरिए हम हर आने वाली कुदरती आफत का ढंडोरा ज़रूर पीटते हैं। हम इल इन्फॉर्मेशन देते हैं। इल इन्फॉर्मेशन से निल इन्फॉर्मेशन यानी नो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बेहतर रहती है। कैसे इल इन्फॉर्म्ड लोगों ने लोगों को पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की, लोगों को डराया इसके ज़रिए से मीडिया का इस्तेमाल करके। ज़रा पाकिस्तानी मीडिया में क्या हो रहा था ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। सो क्या दिखाया जाता रहा पूरा आपको बताऊंगा कि पानी कितना गहरा है और कितने नीचे तक जाना पड़ता है। मेरा कैमरामैन आपको बताता चलेगा, जैसे कि नाज़रीन आप देखते रहे कि ये पानी आज जितना पानी गहरा है और पानी की शरकत इतनी हो गई है कि यहाँ पे आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए अब हमारे हमसाया मुल्क का मीडिया किस तरह वाइपर जॉय को दिखा रहा है। स्टूडियो में छतरी ताने हुए एंकर जो बताने की कोशिश कर रहे हैं उनकी पस मंजर के अंदर फ्लोरिडा के सैलाब के मनाजर चल रहे हैं। उसका ताल्लुक वाइपर जॉय के साथ ना भारत के साथ है ना पाकिस्तान के साथ है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि इल इन्फॉर्मेशन से बेहतर ये होता है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन ना पहुंचाई जाए। अलबत्ता वाइपर जॉय का जहाँ तक ताल्लुक है अभी तक हम उसे बचे हुए दिखाई देते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।